हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया का पार्ट नंबर 1। बैक्टीरिया में 3 मेथड से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इस वीडियो के अंदर हम कॉन्जुगेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, डायग्राम के साथ और पॉइंट वाइज आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्जुगेशन के बारे में, इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कॉन्जुगेशन के जो टाइप्स हैं उसको भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो कॉन्जुगेशन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, उसके बाद ट्रांसडक्शन को कवर करेंगे। जितने भी बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इवन मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। बीएससी के एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। तब आपको कितना लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन डालेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को डिफाइन करना होगा। उसके बाद आप लिखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो 3 मेथड से होता है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। देन उसके बाद कॉन्जुगेशन में आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना होगा। ठीक किसी प्रकार से आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कई बार एमएससी के एग्जाम पेपर में कॉन्जुगेशन को ही डिटेल में पूछ लिया जाता है। अगर 10 नंबर में कॉन्जुगेशन के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तब आप इसके टाइप्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, वो भी डायग्राम के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो बीएससी और एमएससी दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी। इवन बीएससी के स्टूडेंट्स को मैं बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट आपको मेंशन करने हैं और डायग्राम कैसे बनाना है। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। उसमें आप लोग लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक बैक्टीरियल सेल से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर, रिजल्टिंग इन ए न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। परिणाम स्वरूप हमें एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, इसे कहा जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या है कि जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो रिकंबाइन हो रहा है। ठीक है, इसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, सेक्स स्पेशली उसमें डिटरमाइन होता है, मियोसिस होता है, माइटोसिस होता है। लेकिन स्टूडेंट यहां पर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, यहां पर इवन सेक्स भी डिफाइन नहीं रहता। तो आप कैसे कह सकते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? ये सिर्फ एक तरीके से जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रिकंबाइन करने का एक मेथड होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें 2 मेथड से जीन का ट्रांसफर होता है। एक होता है स्टूडेंट वर्टिकल जीन ट्रांसफर, एक होता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। वर्टिकल में क्या होता है? वर्टिकल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के बीच। जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनसे बच्चों में या संतति जो होती है, जो डॉटर होते हैं, उनके अंदर जीन का ट्रांसफर होता है। तो आप लोग देखेंगे जो जीन का ट्रांसफर हुआ वो ठीक इस प्रकार से हुआ। लेकिन अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो डिफरेंट स्पीसीज के हों या सेम स्पीसीज के हों, उनके बीच में होता है। राइट, इसको हम लेटरल ट्रांसफर भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ऑफस्प्रिंग से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच जीन का ट्रांसफर हुआ। तो ये इस प्रकार से हुआ, इसलिए इसे हम लेटरल जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं। तो आगे लिखेंगे स्टूडेंट, दिस प्रोसेस कैन अकर इन 3 मेन वेज। ये जो बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है ये 3 मेथड से होता है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये लिखने के बाद अब हम यहां पर डिफाइन करेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, एक डोनर बैक्टीरियम होता है जो कि अपने डीएनए को डोनेट करता है। कहां पर डोनेट करता है? रिसीवर बैक्टीरियम के अंदर। ठीक है, किसकी मदद से? कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से। तो लिखेंगे द डोनर बैक्टीरियम ट्रांसफर डीएनए टू द रेसिपिएंट बैक्टीरियम थ्रू ए सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। यहां पर सेल टू सेल कॉन्टैक्ट की आवश्यकता होती है। 2 बैक्टीरियल सेल आपस में सेक्स पिलस की मदद से आपस में कनेक्ट करती हैं, जिसे हम कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। कनेक्ट होने के बाद इन कॉन्जुगेशन 1 सेल एक्ट एज ए डोनर। एक सेल जो होती है वो डोनर का काम करती है, एक सेल जो होती है वो रेसिपिएंट का काम करती है, यानी वो रिसीवर का काम करती है। ठीक इस डायग्राम के अंदर आप लोग सिंपली देख सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले इस डायग्राम को समझा देता हूं, उसके बाद ये सब आप लोग नोट डाउन करेंगे थ्योरी को, और आपको इस थ्योरी को पॉइंट वाइज लिखना है। यहां पर मैंने स्पेस कम होने की वजह से इस प्रकार से लिख दिया है, पर आप लोग इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखो स्टूडेंट, ऊपर लिखा हुआ है डेफिनेशन में भी, कॉन्जुगेशन की इस प्रक्रिया में एक सेल डोनर सेल का काम करती है जो डीएनए को डोनेट करती है।
ठीक है, उसे हम बोलते हैं F+ या मेल बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो F+ क्या होता है, ये एक फर्टिलिटी फैक्टर माना जाता है, ये प्लाज्मिड होता है। अगर आपने बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर को पढ़ा है तो आप लोग सिंपली जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर एक तो प्लाज्मिड होता है और एक बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम होता है। ठीक है, प्लाज्मिड को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब ये जो प्लाज्मिड होता है स्टूडेंट, ये बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में जो प्लाज्मिड पार्टिसिपेट करता है उसे हम बोलते हैं F फैक्टर प्लाज्मिड। ये फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसे हम F फैक्टर बोलते हैं। और जिसके अंदर F फैक्टर प्रेजेंट रहता है उसे हम बोलते हैं F+ बैक्टीरियल सेल या डोनर बैक्टीरियल सेल। ये इसे हम मेल की तरह भी कंसीडर करके चलते हैं। अब जितने भी ऐसी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं जिसमें कि फर्टिलिटी फैक्टर वाला जो प्लाज्मिड है वो एब्सेंट है, तो उसे हम F- बैक्टीरियल सेल बोलते हैं। ये रिसीवर का काम करती है। ठीक है, कॉन्जुगेशन की इस प्रोसेस में ऐसी बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर F फैक्टर जो होता है वो एब्सेंट होता है, यानी जो फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलिटी के लिए, अगर वो एब्सेंट है तो उसे हम बोलते हैं F-, ये रिसीवर का काम करती है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, उस ऊपर के दोनों डायग्राम में जो पहली जो इस साइड आपको दिखाई दे रही है बैक्टीरियल सेल, ये F+, इसे हम मेल बोलते हैं। इसके अंदर आपको दो तरह के डीएनए दिखाई दे रहे होंगे। ये जो रेड वाला है ये बैक्टीरियल का मेन क्रोमोसोम है। दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्लाज्मिड है, जिसे हम F प्लाज्मिड बोल रहे हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि वो जो F प्लाज्मिड होता है यही जो है ट्रांसफर होता है F- फीमेल के अंदर। ठीक है, यानी F- बैक्टीरियल सेल के अंदर। F- बैक्टीरियल सेल के अंदर आप लोग देखेंगे तो वहां पर ये एब्सेंट रहता है। ठीक, तो मेल बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो स्टूडेंट F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से यहां पर इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलने लग जाती है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये धीरे धीरे क्लोज आती है, जो रिसीवर सेल होती है उसके धीरे धीरे कॉन्टैक्ट में आती है, और धीरे धीरे कॉन्टैक्ट में आने के बाद इनके बीच ये कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखेंगे तो डोनर सेल के अंदर जो मौजूद प्लाज्मिड वाला जो डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड जो होता है वो सीधा पहुंच जाता है रिसीवर सेल के अंदर। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वो रिसीवर सेल के अंदर पहुंच जाता है। अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही डोनर सेल के अंदर मौजूद प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड जो होता है वो पहुंच जाता है रिसीवर सेल के अंदर, तो अब इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं उनकी भी सिंथेसिस हो जाती है। तो नीचे आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज्म के थ्रू दोबारा से इनका जो रेप्लिकेशन है, जो इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है, वो जो है सिंथेसिस हो जाती है। तो नीचे आप लोग देखेंगे तो दोनों सेल अब एक जैसी हो गई है, यानी जो सेल फीमेल थी अब वो मेल बन चुकी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी अब फर्टिलिटी फैक्टर आ चुका है। इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि जरा आप सोचिए कि यहां पर एक फर्टिलिटी फैक्टर वाले प्लाज्मिड का फीमेल के अंदर पहुंच जाने के बाद फीमेल मेल में कन्वर्ट हो गई, राइट? तो ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की एक मेथड होता है। तो ये हमने स्टूडेंट देखा कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में कैसे एक सेल से दूसरे सेल में कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट कॉन्जुगेशन के टाइप्स को समझाने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो इसको समझ जाएंगे बहुत आसानी से। मैंने आपको कहा कि कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में एक डोनर सेल होती है और एक रिसीवर सेल होती है। तो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में जो डोनर सेल्स होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है, और जो रिसीवर सेल होती है वो सिर्फ एक ही प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको साइड में रख दिया है क्योंकि वो सिर्फ रिसीव करेगी। और जो डोनर सेल है वो 3 प्रकार की होती है, उसमें ध्यान से आप लोग देखें तो नंबर फर्स्ट जो टाइप है इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें जो फर्टिलिटी फैक्टर वाला जो प्लाज्मिड है वो इंडिपेंडेंट है, वो इंटीग्रेटेड नहीं है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, वो फ्रीली मौजूद है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। तो इसको हम बोलते हैं F पॉजिटिव डोनर सेल, ठीक। तो यहां पर स्टूडेंट ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर ये जो F पॉजिटिव डोनर सेल है ये डोनेट करता है F नेगेटिव यानी रिसीवर सेल को अपना जेनेटिक मटेरियल, ये उसका डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, ठीक है। फर्स्ट टाइप तो हमने डिस्कस कर लिया जो कि ये है। तो अब यहां पर स्टूडेंट ये जो आप लोगों ने डायग्राम देखा, इस डायग्राम के अंदर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाला जो स्ट्रेन है वो कौन से बैक्टीरियल सेल की है? इसमें F पॉजिटिव जो डोनर सेल होता है जो कि अपना जेनेटिक मटेरियल यानी F फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफर करता है F नेगेटिव रिसीवर सेल के अंदर, उसका डायग्राम आप लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड टाइप की। इसमें क्या होता है, इसमें HFR यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट वाला जो सेल है ये जो है अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है F नेगेटिव में।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये किस टाइप की सेल्स है, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो ये जो HFR यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल्स होती है, ये जो स्ट्रेन होता है, इसमें आप लोग सिंपली देखेंगे तो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है और साथ में जो F फर्टिलिटी वाला जो प्लाज्मिड होता है, ये इंटीग्रेटेड स्टेट में पाया जा रहा है। ये जो है आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसको कहा जाता है HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट। तो यदि इस टाइप के स्ट्रेन के बैक्टीरियल सेल का कॉन्जुगेशन F नेगेटिव रिसीवर सेल से होगा तो वो दूसरा टाइप बनेगा, ठीक है। नंबर 3 टाइप का जो कॉन्जुगेशन है, उसमें पार्टिसिपेट करने वाली जो डोनर बैक्टीरियल सेल होते हैं स्टूडेंट, वो है F- डोनर बैक्टीरियल सेल। आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये स्ट्रेन कैसे बनता है। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर नंबर 2 टाइप का स्ट्रेन देखा, जो कि है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन। इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें जो मेन क्रोमोसोम होता है बैक्टीरिया का, वो फर्टिलिटी फैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल प्लाज्मिड के साथ, जो F प्लाज्मिड होता है, उसके साथ इंटीग्रेटेड रहती है। लेकिन मैं आपको सिंपली बता दूं कि इनके बीच बहुत अनस्टेबिलिटी होती है। ये दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। जो मेन बैक्टीरियल सेल है उसको पिंच आउट करती रहती है, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है F प्लाज्मिड, ये भी मेन क्रोमोसोम से सेपरेट होने की कोशिश करता है, क्योंकि ये दोनों अनस्टेबिलिटी फील करते हैं। अगर ये सेपरेशन स्टूडेंट बहुत ही नॉर्मल होगा तब तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है, दोनों सेपरेट हो जाएंगे और दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट कई बार बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, ये जो F प्लाज्मिड जब मेन क्रोमोसोम से अलग होता है तो ये इसका भी कुछ पार्ट लेकर आ जाता है। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे, ये मेन क्रोमोसोम का भी कुछ पार्ट लेकर के अलग हो जाता है। तो यदि इस टाइप का स्ट्रेन रिसीवर सेल को अपना जो जेनेटिक मटेरियल है डोनेट करेगा तो तीसरे तरह का कॉन्जुगेशन बनता है, ठीक है, वो तीसरा टाइप होगा। तो हमने यहाँ पर 3 टाइप के कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाली डोनर सेल के बारे में जाना। अब इसके बेस पर आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि आखिर कॉन्जुगेशन को 3 टाइप्स में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर 3 तरह की हमें डोनर सेल देखने को मिली। फर्स्ट टाइप के डोनर सेल का डायग्राम आपने सिंपली देख लिया, जिसमें कि हमारा जो F फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल प्लाज्मिड F फैक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट रहता है। अगर ये F- यानी जो रिसीवर सेल है, अगर उसको जेनेटिक मटेरियल देगा तो इस टाइप का हमें एक तरीके से कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। और यही कॉन्जुगेशन BSc के स्टूडेंट अपने डायग्राम में बनाएंगे। अब आप लोग स्टूडेंट इसकी थ्योरी को भी नोट डाउन कर लीजिए। ये जो कॉन्जुगेशन होता है इसके बारे में आप लोग लिखेंगे, द प्रोसेस वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय जोसिया लडरबर्ग एंड एडवर्ड टेटम। इन्होंने 1946 में 1946 में ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इसको डिस्कवर किया। इसका जो श्रेय जाता है वो इन्हीं दोनों साइंटिस्ट को जाता है। दे वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1958 फॉर देयर वर्क ऑन बैक्टीरियल जेनेटिक्स। बैक्टीरियल जेनेटिक्स पर काम करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से अवार्ड किया जाता था 1958 में। देयर आर 2 मेटिंग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में 2 मेटिंग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। वन इज मेल टाइप, जो जिसे हम मेल टाइप बोलते हैं, वो F पॉजिटिव फैक्टर होता है, इसे हम डोनर सेल भी बोलते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। विच डोनेट सम DNA, ये जो है DNA का कुछ पार्ट डोनेट करते हैं। द अदर वन इज फीमेल टाइप, जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा। ये जो फीमेल टाइप, इसे हम F नेगेटिव से डिनोट करते हैं। और ये रिसिपिएंट सेल्स होती है, यानी DNA को रिसीव करने वाली, विच रिसीव DNA। द प्लाज्मिड टेक ए पार्ट इन कॉन्जुगेशन, यानी ऐसे प्लाज्मिड जो कि कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम एपिसोम कहते हैं, राइट। लिखेंगे स्टूडेंट आगे, इन दिस प्रोसेस 2 सेल्स ऑफ अपोजिट मेटिंग टाइप F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव बिकम टेम्पररी अटैचमेंट। इनका जो है एक टेम्पररी अटैचमेंट होता है जिससे कि DNA का ट्रांसफर हो सके। और ये जो टेम्पररी अटैचमेंट होता है या सेल टू सेल जो कॉन्टैक्ट होता है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब की मदद से या सेक्स पिलस की मदद से होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे, द सेक्स पिलस हैज ए होल ऑफ 2.5 pm डायमीटर थ्रू विच DNA कैन पास फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट सेल्स। ये जो आपको कॉन्जुगेशन ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो 2.5 pm का ही इसका जो डायमीटर है, जिसके थ्रू जो DNA होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में पास हो जाता है। द F फैक्टर और F प्लाज्मिड इज ए डबल स्टैंडर्ड DNA लूप present in the cytoplasm. Apart from the nucleoid, the F factor contain about 20 genes. ये जो F फैक्टर होता है स्टूडेंट, जो फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड होता है, इसमें लगभग 20 से 25 ट्रा जीन्स होते हैं, जिन्हें ट्रांसफर जीन कहा जाता है। और इन ट्रांसफर जीन्स को हम 2 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होते हैं MPF, जिन्हें बोलते हैं मैटिंग पेयर फॉर्मेशन टाइप के जीन।
इनका काम क्या होता है, ये जो मेटिंग पेयर आपस में बना रहे हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रहे हैं, ये सारे जीन उसमें मदद करते हैं। और उसके बाद कुछ जीन्स होते हैं स्टूडेंट, उन्हें बोला जाता है डीएनए ट्रांसफर जीन्स, डीटीआर। वो क्या करते हैं, डीएनए के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। तो एफ फैक्टर प्लाज्मिड के अंदर मौजूद जो जीन्स होते हैं वो एक तरीके से कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। ठीक है, लगभग 20 से 25 जीन्स होते हैं। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, यानी जैसे ही कॉन्जुगेशन ट्यूब का एस्टेब्लिशमेंट होता है, द एफ फैक्टर प्रिपेयर फॉर रेप्लिकेशन बाय द रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज्म। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ इसमें एंजाइम की मदद से डीएनए कट होता है और कट होने के बाद वहां से इसका एक स्ट्रैंड सीधे पहुंच जाता है रेसिपिएंट बैक्टीरिया सेल के अंदर। ठीक है, और दूसरी तरफ इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होता है उसकी भी लगातार सिंथेसिस होती रहती है। ठीक है, और दोनों की हो जाती है, जैसा कि आप लोग नीचे डायग्राम में देखेंगे, दोनों के ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस हो जाती है। और ये दोनों के दोनों जो सेल आपको दिखाई दे रहे हैं ये एफ पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, एक तो पहले से ही था, एक जो है बाद में हो जाता है फर्टिलिटी फैक्टर को गेन करने के बाद। The two strands of F factor begin to separate from each other and one of them passes to recipient F negative cells. After reaching in F negative cells, enzyme synthase a complementary strands that forms helix, right? जैसा कि हमने सिंपली देखा कि complementary strands का भी synthesis हो जाता है। ठीक है, जिसमें आपने देखा कि जो recipient cells थी वो कन्वर्ट हो जाती है डोनर सेल में। अब यहाँ पर जितने भी बीएससी के स्टूडेंट हैं वही इन चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड एक पॉइंट हो गया, साइंटिस्ट के जो नाम है नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया वो एक पॉइंट हो गया। इसके बाद आपका जो थर्ड टाइप बनेगा जिसमें आप डिफाइन करेंगे दो मैटिंग टाइप के जो बैक्टीरियल सेल है उनके बीच आपस में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, उनके टाइप्स को भी, मेल और फीमेल टाइप्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद चौथे पॉइंट में कैसे डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है वो बताएंगे। फिर उसके बाद कॉन्जुगेशन ट्यूब के बारे में 5वें नंबर पे। तो इस प्रकार से कम आप 10 पॉइंट लिखेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में, वो सफिशिएंट है बीएससी के एग्जाम पेपर में। ठीक है, चलिए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं नंबर सेकंड टाइप के कॉन्जुगेशन के बारे में। और इस टाइप के कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती हैं एचएफआर डोनर सेल्स एंड एफ नेगेटिव रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल्स। यहां से आप लोग थ्योरी को नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूं। अगर स्टूडेंट आप लोग डायग्राम के अंदर ध्यान से देखें तो दो तरह की बैक्टीरियल सेल आपको दिखाई दे रही होगी। एक तरफ है एचएफआर डोनर सेल्स जो कि डीएनए कंटेंट को डोनेट करेगी, और उसमें डीएनए में भी सिंपली मैं आपको बता दूं कि जो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मिड होता है उसका एक स्ट्रैंड पर स्पेसिफिक कट लगता है, और वो जो स्ट्रैंड्स है वो सीधा उसको डोनेट करती है एफ नेगेटिव जो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर। ठीक है, और एफ नेगेटिव रेसिपिएंट सेल जो होती है वो उस डीएनए को रिसीव करती है। ठीक, अब देखिए आपको पता है कि कॉन्जुगेशन में मुख्यतः मेन 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स है पाइलस का फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ ये किसकी वजह से हुआ, ये जो है मेल फैक्टर की वजह से हुआ था। ठीक है, उसके बाद वो दूसरा जो स्टेप्स होता है वो है फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द डोनर सेल्स एंड रेसिपिएंट सेल्स। ये जो आपको डोनर सेल एचएफआर दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ एफ नेगेटिव रेसिपिएंट सेल दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच फिजिकल कांटेक्ट होता है। किसके थ्रू, सेक्स पाइलस के थ्रू या कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। ठीक है, तीसरा स्टेप्स होता है स्टूडेंट ट्रांसफर ऑफ एफ प्लाज्मिड। अब मैंने आपको बताया कि जो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लाज्मिड होता है उसका एक स्ट्रैंड्स ट्रांसफर हो जाता है रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, चौथा स्टेप्स क्या होता है कॉन्जुगेशन के अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस होना, जिसे हम मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। इसमें फाइनली क्या होता है कि हमें पता है भाई एक स्ट्रैंड्स तो पहुंच गया है रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो इस तरीके से तो दोनों बैक्टीरियल सेल के अंदर सिंगल स्ट्रैंड वाले प्लाज्मिड हो जाएंगे। तो साथ साथ क्या होता है, रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज्म के थ्रू यहां पर दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं उनका भी सिंथेसिस लगातार होता रहता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो दोनों प्लाज्मिड होते हैं डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट, एचएफआर डोनर सेल्स और एफ नेगेटिव बैक्टीरियल सेल के अंदर जब कॉन्जुगेशन होता है तो उसमें एक ट्विस्ट आ जाता है जो कि इसको डिफरेंशिएट कर देता है बाकी कॉन्जुगेशन के मुकाबले। इसमें सिंपली क्या होता है, जब कॉन्जुगेशन ट्यूब डेवलप हो जाती है तो इसमें जब प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड्स धीरे धीरे ट्रांसफर होता है तो उसे ट्रांसफर होने में लगभग 100 मिनट लगते हैं। ठीक है, यानी इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 100 मिनट लगेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने से पहले इनके बीच जो कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। राइट, यानी मैं सिंपली कहूं तो इनका जो सेक्स पाइलस होता है वो ब्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर जो प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड जो कि ट्रांसफर हो रहा था वो हाफ ही ट्रांसफर हो पाता है, वो कंप्लीट प्लाज्मिड का ट्रांसफर नहीं हो पाता।
इसमें जो मेन एफ प्लाज्मिड होता है वो पीछे ही रह जाता है। तो इस वजह से स्टूडेंट रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए कंटेंट पहुंचा है वो कंप्लीट नहीं पहुंचता। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो बैक्टीरियल सेल यानी जो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर पहुंचने के बाद वो जो हाफ स्ट्रैंड पहुंचा है या तो स्टूडेंट वो डिग्रेड हो जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, यहां पर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। यानी मैं अगर सिंपली आपको कहूं कि जो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम होता है उसके साथ ये जो सिंगल स्ट्रैंड जो कि हाफ ट्रांसफर हुआ था ये जाकर उससे इंटीग्रेट हो जाता है। तो इस तरीके से भी स्टूडेंट कॉन्जुगेशन मेथड के द्वारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये हमने डिस्कस किया नंबर सेकंड टाइप का कॉन्जुगेशन। इसमें आप लोग फटाफट नोट डाउन करेंगे। देयर आर अनदर टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन वेयर पैसेज ऑफ न्यूक्लियोइड डीएनए टेक प्लेस थ्रू ए कॉन्जुगेशन ट्यूब। स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज HFR, जिसे हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन भी बोलते हैं। इसको डिस्कवर किया था 1950 में ई कोलाई के अंदर विलियम हेज ने। ठीक है, द HFR फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एपिसोम। ये जो HFR फैक्टर है इसे हम एपिसोम भी बोलते हैं। मेन प्रोसेस यहां पर लिखा गया है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप लोग लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट वाइज अगर आपको लिखना है तो यहां से स्टार्ट करेंगे। इन दिस प्रोसेस HFR एंड F नेगेटिव सेल बिकम अटैच टू ईच अदर। ये जो है सेक्स पाइलस की मदद से आपस में अटैच हो जाती हैं। At the point of attachment of F factor, the bacterial chromosome open and a copy of one strand is formed by the rolling circular mechanism। यानी एक तरफ इनके स्पेसिफिक साइट पर कट लगता है जो कि धीरे धीरे वो ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज्म की वजह से स्टूडेंट उसके नए स्ट्रैंड्स की भी सिंथेसिस होती रहती है। ए पोर्शन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड देन पास इनटू द रेसिपिएंट सेल थ्रू पाइलस, यानी पाइलस के थ्रू सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए होता है वो पास हो जाता है रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर। ड्यू टू एजिटेशन इन मीडियम द कॉन्जुगेशन ट्यूब में नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये जो है ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती एजिटेशन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पाइलस होता है, जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है वो ब्रेक हो जाती है। देयर बाय द टोटल लेंथ ऑफ ट्रांसफर डीएनए may not be able to take entry in the recipient cell। यानी जितना डीएनए प्लाज्मिड का ट्रांसफर होना था वो ट्रांसफर नहीं हो पाता क्योंकि कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से डीएनए की जो टोटल लेंथ है वो एंट्री नहीं कर पाती रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता ही चुका हूं कि रेसिपिएंट सेल के अंदर पहुंचने के बाद अब ये या तो डिग्रेड हो जाएगा या फिर रेसिपिएंट बैक्टीरिया सेल के अंदर मौजूद जो उसका मेन क्रोमोसोम है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। राइट, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड टाइप के कॉन्जुगेशन के बारे में, और इस टाइप के कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं F डैश बैक्टीरियल सेल जो कि डोनर का काम करती है और F नेगेटिव बैक्टीरियल सेल जो कि रिसीवर का काम करती है। और यदि इस टाइप के दो अपोजिट स्ट्रेन के बैक्टीरियल सेल के बीच कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलता है तो इसे सेक्स डक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट मैं आपको थ्योरी को समझाने से पहले डायग्राम की मदद से आपको समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मैंने आपको बताया था कि ये जो HFR डोनर बैक्टीरियल सेल होती है इसमें इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। एक तो बैक्टीरियल का जो मेन क्रोमोसोम होता है और एक फर्टिलिटी फैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल प्लाज्मिड होता है, उन दोनों के बीच एक इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों जो डीएनए होते हैं ये आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं, तब ये जो स्ट्रेन हमें देखने को मिलता है जिसे हम HFR स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है स्टूडेंट कि ये दोनों आपस में साथ साथ नहीं रहते, ये दोनों इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया का मेन क्रोमोसोम है वो अलग रहना चाहता है, दूसरी तरफ फर्टिलिटी फैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो प्लाज्मिड होता है वो भी अलग रहना चाहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर होता क्या है कि ये दोनों सेपरेट होते हैं, इनके बीच एक्सीजन होगा। तो जब स्टूडेंट ये दोनों सेपरेट होते हैं तो अगर वहां पर नॉर्मल एक्सीजन हुआ यानी नॉर्मल सेपरेशन हुआ तो हमें फर्स्ट वाली कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि आपका जो फर्टिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल प्लाज्मिड होता है वो अलग हो जाएगा और मेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जब ये F प्लाज्मिड बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम से सेपरेट होता है, अलग होता है, तो ये बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट कैरी कर लेता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे। और अगर ऐसा ये कर पाता है तो इसकी वजह से एक नया स्ट्रेन डेवलप होता है जिसे हम F डैश बोलते हैं। ये जो है अब नॉर्मल जब सेपरेशन होता है तभी ये स्ट्रेन बन पाता है। तो अगर स्टूडेंट सपोज कीजिए कि F डैश बैक्टीरियल डोनर सेल का अगर हम कॉन्जुगेशन कराएं F नेगेटिव बैक्टीरियल सेल में तो नंबर थर्ड टाइप का हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। तो ये जो आप लोग कॉन्जुगेशन देख रहे हैं ये होता है F डैश बैक्टीरियल सेल के बीच और जो F नेगेटिव बैक्टीरियल सेल है उसके बीच। ठीक है, F नेगेटिव बैक्टीरियल सेल
तीनों ही कॉन्जुगेशन में आपने देखा कि ये रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल का काम कर रही है। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, एक तरफ है आपको बैक्टीरियल का मेन क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपको फर्टिलिटी फैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है, लेकिन उस प्लाज्मिड में थोड़ा सा मेन क्रोमोसोम का पार्ट भी इंटीग्रेट आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अब होता क्या है, आपको पता है कि भाई कॉन्जुगेशन में सबसे पहले कॉन्जुगेशन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब डेवलप होने के बाद यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कट लगेगा, उसके बाद जो एफ प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड है वो ट्रांसफर हो जाएगा रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर, और फिर उसके बाद इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का भी ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पहले वाले कॉन्जुगेशन और तीसरे वाले कॉन्जुगेशन में क्या डिफरेंस रह गया है, क्योंकि दोनों में तो सेम ही इसी तरह से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आता है, आप लोग देखेंगे तो ये जो प्लाज्मिड जो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब ये जो है ट्रांसफर हो जाता है रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो इसके साथ दूसरे जो बैक्टीरियल सेल है उसके मेन क्रोमोसोम का कुछ पार्ट भी ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट यहां पर क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल सेल है, जो रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल, ये पार्शियली डिप्लॉयड हो जाती है और इस स्टेट को हम मीरोजाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डायग्राम की मदद से समझने के बाद अब आप लोग फटाफट थ्योरी को भी नोट डाउन करेंगे। जो नंबर 3 टाइप का कॉन्जुगेशन है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। समटाइम्स इफ द फैक्टर गेट्स फ्री फ्रॉम HFR cells and maintain an independent status, then the HFR cell convert into the F positive cells। ये एक नॉर्मल एक्सीजन हो गया। मैंने आपको बताया था कि HFR बैक्टीरियल सेल के अंदर मेन क्रोमोसोम और F प्लाज्मिड का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। अगर ये F प्लाज्मिड मेन क्रोमोसोम से अलग होकर के इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो इसमें क्या होता है, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर नॉर्मल सेपरेशन होगा तो हमें F पॉजिटिव सेल देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट टाइप का सेल था। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आगे नोट डाउन करेंगे, समटाइम्स ड्यूरिंग द लिविंग ऑफ F फैक्टर फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इट टेक्स ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड F' फैक्टर। ये क्या करता है, ये मेन क्रोमोसोम का थोड़ा सा DNA कैरी कर लेता है, उसका सेगमेंट कैरी कर लेता है। अब जिसकी वजह से हमें एक नए तरह का स्ट्रेन, नए तरह के बैक्टीरियल सेल का स्ट्रेन देखने को मिलता है, जिसे हम F' सेल बोलते हैं, और ये भी डोनर का काम करता है, राइट। आगे नोट डाउन करेंगे, लेटर ऑन ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन के दौरान, व्हेन दिस F' फैक्टर इज ट्रांसफर्ड, जब ये F' फैक्टर जो है रेसिपिएंट सेल में ट्रांसफर होता है, द रेसिपिएंट सेल रिसीव सम क्रोमोसोम DNA फ्रॉम द डोनर सेल। ये जो है थोड़ा सा क्रोमोसोम जो है डोनर सेल से रिसीव करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्स डक्शन। इसे हम सेक्स डक्शन भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई सेक्स डक्शन क्या है, तो आप लोग ये पूरी लाइन लिख करके उसको डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में क्या होता है, द रेसिपिएंट सेल रिसीव ए पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम DNA विच डुप्लीकेट विद द एग्जिस्टिंग वन ऑफ द स्पेसिफिक फंक्शन, देयर बाय द रेसिपिएंट सेल इज पार्शियली डिप्लॉयड। इसकी वजह से क्या होता है, जो रेसिपिएंट सेल है वो पार्शियली डिप्लॉयड होती है। इस कंडीशन को हम मीरोजाइगोट कंडीशन भी बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट था हमारे 3rd टाइप का कॉन्जुगेशन मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।